Before we jump into the movies for today, let me ask you something. Have you ever felt insecure in life? या फिर कभी किसी और के एक सेंटेंस, एक अचीवमेंट, एक डिसीजन या सिर्फ एक प्रेजेंस ने आपको अपने बारे में ही क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दिया हो? कभी ऐसा लगा हो कि आप नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उस वक्त समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा कभी भी हुआ है, तो क्या आप उस फीलिंग से बाहर आ पाए हो? या वो फीलिंग धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई? हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डियर अनकन्वेंशनल्स। आज हम एक ऐसे इमोशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं एक्चुअली, लेकिन जो शायद हमारे सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। दिस इमोशन इज एक्चुअली कॉल्ड इनसिक्योरिटी। इट्स समथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू चेंज योर रियलिटी। एक ही सिचुएशन एक इंसान को नॉर्मल लग सकती है और दूसरे इंसान को रिजेक्शन। एक ही कॉम्प्लीमेंट किसी को इंस्पायर कर सकता है और किसी और के लिए इट माइट नॉट डू एनीथिंग। एक ही साइलेंस किसी के लिए सिर्फ साइलेंस होता है और किसी और के लिए इट माइट फील लाइक अ पर्सन इज गोइंग अवे फ्रॉम देम। सिचुएशन सेम रहती है, बस उसे देखने का लेंस बदल जाता है। और शायद इसीलिए इनसिक्योरिटी इतनी डेंजरस है, बिकॉज इट डजंट जस्ट चेंज हाउ वी फील, it changes how we interpret everything around us. You know what happened once is that when I was in school, जब मेरे फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स बनते थे या लोग उनकी तारीफ करते थे, I don't think I was ever jealous. I genuinely used to feel happy for them. But that one constant thought was, will anyone ever choose me? Mind you, we are all a little silly in school and all of us want to try everything before the so-called right time. But it's not about when I first experienced a feeling. It's about the reason for experiencing a feeling and where it stemmed from. From a feeling of thinking I am not good looking enough for someone to choose me. Funny thing is, मुझे अपने ऊपर कभी डाउट नहीं था, मुझे अपने दिल पर कभी डाउट नहीं था। मुझे लगता था मैं अच्छी इंसान हूँ, केयरिंग भी हूँ, लॉयल भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं I started feeling कि शायद कोई इतनी देर रुकेगा ही नहीं कि वो मेरी पर्सनैलिटी को जान सके। शायद वो उससे पहले ही डिसाइड कर लेगा। उस वक्त मुझे लगता था कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है शायद। Now when I look back today, it wasn't confidence, it was security. Actually मुझे लगता है हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर ये फील करते ही हैं। हम सोचते हैं इनसिक्योरिटी सिर्फ लुक्स को लेकर होती है या स्टेज फियर को लेकर होती है, और मे बी एज वी डिस्कस्ड इन वन ऑफ आवर एपिसोड्स बिफोर, इंग्लिश बोलने को लेकर। बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू एनीमोर। इनसिक्योरिटी इज नॉट जस्ट इवन एन इमोशन, आई थिंक इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ फियर। और उस फियर का सिर्फ एक सवाल होता है, एम आई इनफ? Am I beautiful enough? Am I successful enough? Am I interesting enough? Am I intelligent enough? Am I lovable enough कि कोई मुझे चूज करे, मुझे वैल्यू करे या मेरे साथ रहना चाहे? And when the answer is maybe not, then this feeling of insecurity starts taking your decisions for you. And you don't even come to know. That is the funny part. We say, I am just possessive, or I am just overthinking something, or I am just protective, I just have anger issues, I am just a little controlling, and whatnot. But what if I told you that these emotions may not be your reality or the real problem? These are just the symptoms of something deeper stemming inside you. Now, talking about finally our first movie for today, Kapoor and Sons. पहली बार जब मैंने ये फिल्म देखी थी, मुझे लगा ये एक डिसफंक्शनल फैमिली की स्टोरी है। एक ऐसा घर जहां हर दूसरा इंसान एक दूसरे से लड़ रहा है। क्यों? बिल्कुल नहीं, तुम अपना काम करो, खत्म करके जाओ। तू अभी उठ जा अभी। लेकिन दूसरी बार देखने पर मुझे लगा शायद ये कहानी एक डिसफंक्शनल फैमिली की है ही नहीं। ये कहानी थी अलग अलग इनसिक्योरिटीज के साथ जी रहे लोगों की। फिल्म की शुरुआत होती है जब कपूर परिवार के दादाजी को हार्ट अटैक आता है। इस वजह से दोनों बेटे राहुल और अर्जुन सालों बाद वापस अपने घर लौटते हैं। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली लगती है, लेकिन जैसे ही सब एक ही छत के नीचे आते हैं, धीरे धीरे सालों से दबा हुआ हर दर्द बाहर आने लगता है। अरे लोन का इंस्टॉलमेंट देना था। 3 साल से मैं अपने बिजनेस के लिए मैं बचा रही। तू खाली अपने प्रॉब्लम संभाल। यार आप हर बात में मुझे ताने क्यों मारते हो? तू हमेशा बच्चों की तरह रिएक्ट करता है। शट अप राहुल, यू शट अप। राहुल, विच इज प्लेड बाय फवाद खान, हर किसी की नजर में परफेक्ट बेटा है, सक्सेसफुल है, रिस्पॉन्सिबल है और हर माँ बाप का सपना लगता है। दूसरी तरफ वी हैव अर्जुन, विच इज प्लेड बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो बचपन से ही राहुल से कंपेयर होता आया है। उसे हमेशा लगता रहा है कि उसकी अचीवमेंट्स कभी इनफ नहीं थी।
माँ अपने घर को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। 5 साल के बाद तुम दोनों यहाँ साथ आए हो, यूं जानवरों की तरह बिहेव करना जरूरी है क्या? पिता अपनी गलतियों और गिल्ट के साथ जी रहे हैं। राहुल अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच सबसे छुपा कर जी रहा है। क्या छुपा रहा हूँ मुझसे? क्या छुपा रहा हूँ तुझसे मैं? Really? और अर्जुन ने सालों की कंपैरिजन और पेन को अपने अंदर दबा कर रखा हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस फर्दर कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे घर के सारे राज सामने आने लगते हैं। रिश्ते टूटने लगते हैं, लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, फाइट्स इंक्रीज, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब लगता है कि शायद ये परिवार दोबारा कभी एक हो ही नहीं पाएगा। सबने गधा समझ रखा है मुझे। अरे मैंने आपको गधा कब बोला? गधा तो मैं हूँ यार। जब से घर पे आया मुझे कोई बता ही नहीं रहा क्या हो रहा है। पड़ोसी का मैं? अरे राहुल स्टॉप टचिंग मी यार, स्टे अवे। लेकिन मुझे इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं लगी कि इस घर में कितनी प्रॉब्लम्स थी। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि इस पूरी फिल्म के अंदर किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा मुझे डर लग रहा है। Everyone was angry, hurt, they were blaming each other for their situation. But if you see all these emotions deeply, underneath all of this was only one emotion: insecurity. Perhaps of acceptance, or could be anything. So many times in life we all go through these reactions without ever stopping to think of the root cause within us. Don't you think? Now coming back to the story. So राहुल का fear कि अगर लोग उसकी असली आइडेंटिटी जान गए तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस घर में कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। और मेरे में कीड़े निकालने से पहले व्हाट डिड यू ट्राई टू सेव योर ओन ब्लडी मैरिज? अर्जुन का फेयर कि शायद वो कभी इनफ था ही नहीं। पेरेंट्स का फेयर कि उनका परिवार उनके हाथों से फिसल रहा है। फिर से खुश नहीं हो सकते। And watching this movie made me realize that maybe people don't always react to reality. Sometimes they react to the story their insecurity has created about that reality. और मुझे लगा कि शायद कपूर एंड सन सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी। शायद हम सब किसी ना किसी राहुल, किसी ना किसी अर्जुन या किसी ना किसी पेरेंट को जानते हैं। शायद हम खुद भी कभी उनमें से एक रहे हैं। And then amidst all of this was another film that came before this one also, and it was a completely new side of the emotion we are actually discussing. A side that in the first go doesn't look like insecurity at all. In fact, it looks like concern, care and love. And that film was Piku. पहली नजर में पीकू एक बहुत ही सिंपल सी फिल्म लगती है। It's entertaining of course. एक बेटी, एक बुजुर्ग पिता और उनके बीच की रोज की नोकझोंक। Cute, isn't it? पीकू, which is played by Deepika Padukone, एक इंडिपेंडेंट और हार्डवर्किंग लड़की है। वो अपनी जॉब भी संभाल रही है और अपने बुजुर्ग पिता भास्कर बैनर्जी, प्लेड बाय मिस्टर अमिताभ बच्चन, का भी पूरा ख्याल रखती है। दूसरी तरफ भास्कर एक बहुत ही जिद्दी और ओपिनियनेटेड इंसान है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंसर्न उनकी हेल्थ है। बैठिए, बाथरूम में हो जाएगी। I know my sister better or you. आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर। घर में हो या बाहर, हर कॉन्वर्सेशन किसी न किसी तरीके से उनकी हेल्थ पर आ ही जाती है। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं? लेकिन सिर्फ हेल्थ ही नहीं, पीकू की जिंदगी के लगभग हर डिसीजन पर भी उसके फादर की ओपिनियन होती है। वो उसकी शादी के बारे में बोलते हैं, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में बोलते हैं, उसकी चॉइसेस पर बोलते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे पीकू अपनी जिंदगी कम और अपने फादर की एक्सपेक्टेशन ज्यादा जी रही हो। You know वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो तुम्हारे 90 साल के बच्चे को साथ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर फिल्म में एक रोड ट्रिप शुरू होती है, दिल्ली से कोलकाता तक का सफर। और इस सफर में सिर्फ शहर नहीं बदलते, लोग भी बदल जाते हैं। और धीरे धीरे हमें भास्कर का एक दूसरा पहलू दिखाई देने लगता है। उनके गुस्से के पीछे का डर, उनकी जिद के पीछे की मजबूरी और उनके कंट्रोल के पीछे छुपा हुआ अकेलापन। फिल्म के एंड तक मुझे ये समझ आया कि पीकू सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या एक एक्सेंट्रिक फादर की कहानी नहीं है। ये कहानी एक इंसान की जो धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस खो रहा था और उसके साथ साथ अपनी बेटी को भी। क्यों तोड़ा सोचता है कि हम तुम्हारे ऊपर एक बर्डन है? बर्डन होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। So was भास्कर कंट्रोलिंग और जस्ट स्कैर्ड? पूरी फिल्म में वो एक बार भी नहीं कहते पीकू मुझे डर लगता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगी। वो ये भी नहीं कहते मुझे ओल्ड एज से डर लगता है या मुझे अकेला रह जाने का डर है। वो सिर्फ कंट्रोल करते हैं। That's when I also realized that fear often dresses itself up as control. कभी कभी कंट्रोल का ऑपोजिट फ्रीडम नहीं होता,
कभी कभी कंट्रोल का ऑपोजिट सिक्योरिटी होता है। जब इंसान खुद को सिक्योर फील करता है तो उसे दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत कम पड़ती है, और जब वो अंदर से डर रहा होता है तो वो सिचुएशंस को, लोगों को और कभी कभी रिलेशनशिप्स को भी कंट्रोल करने लगता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर कंट्रोलिंग बिहेवियर को जस्टिफाई किया जा सकता है। एब्सोल्युटली नॉट, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अनहेल्दी बिहेवियर अनहेल्दी ही होता है। बाउंड्रीज जरूरी हैं, रिस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन किसी बिहेवियर को समझना और उसे जस्टिफाई करना, दोनों में फर्क है। और मुझे लगता है हम अक्सर ये दोनों चीजें कंफ्यूज भी कर देते हैं। यहीं से मेरी सोच फिल्म से निकलकर रियल लाइफ में आनी शुरू हुई। आई थॉट कितनी बार हम किसी बिहेवियर को देखते हैं लेकिन उसके पीछे छुपे इमोशंस को देखते ही नहीं। एक पॉसेसिव बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, एक जेलस फ्रेंड, एक परफेक्शनिस्ट कलीग, एक कंट्रोलिंग पेरेंट, एक डिफिकल्ट इन-लॉज या डॉटर इन लॉ या सिबलिंग्स, एनी एंड ऑल इक्वेशंस, हम तुरंत उनके बिहेवियर को लेबल कर देते हैं। लेकिन शायद किसी ने उनसे कभी ये पूछा ही नहीं था, व्हाट आर यू सो स्कैर्ड ऑफ? और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। क्योंकि इनसिक्योरिटी का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि वो हमें इनसिक्योर फील करवाती है, उसका सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि वो खुद को इनसिक्योरिटी के नाम से इंट्रोड्यूस ही नहीं करती। कभी वो कंपैरिजन बनकर आती है, कभी वैलिडेशन की नीड बनकर, कभी जेलसी, कभी ओवरथिंकिंग, कभी परफेक्शनिज्म, और कभी इट्स जस्ट आई जस्ट केयर अबाउट यू। You know guys, insecurity doesn't only affect relationships, it changes the whole language of it. A friend asks, aren't you getting too close to another one? शायद वो possessive नहीं है, शायद उसे डर है कि कहीं वो रिप्लेस ना हो जाए। एक हस्बैंड या वाइफ जो हर छोटी बात पर पार्टनर को क्वेश्चन करता है, हर मैसेज को ओवरथिंक करता है, हर नए दोस्त से अनकंफर्टेबल फील करता है, शायद उसे ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, शायद उसे खुद पर ट्रस्ट कम है, और इसीलिए हर सिचुएशन में उसे अपना रिलेशनशिप टूटता हुआ नजर आता है। Perhaps a mother-in-law and daughter-in-law equation, शायद हमारे सोसाइटी का सबसे misunderstood relationships में से एक यही है, simply because of this emotion only. Maybe they are not fighting one another actually, they are fighting their own insecurities. And the understanding of all these complex emotions and relationships actually help us respond instead of react. So far guys, we spoke about others' insecurities. A big difficult question. What if the person who needs to recognize insecurity the most is actually us? Life's goal is not that we should never feel insecure. I don't think that's possible. Every human being is. Difference सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी insecurity को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसके हिसाब से पूरी जिंदगी डिसीजंस लेते रहते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी सिचुएशन में बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करो तो सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकना एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट एम आई स्कैर्ड ऑफ? बट फॉलोड बाय, क्या मेरा रिएक्शन इस सिचुएशन के हिसाब से है और बिकॉज ऑफ सम ओल्ड इनसिक्योरिटी? एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग दैट यस, वन डज फील स्कैर्ड इन लाइफ। क्योंकि जिस इमोशन को हम पहचान लेते हैं वो धीरे धीरे हम पर अपनी पावर खोना शुरू कर देता है, और शायद वही हर हेल्दी रिलेशनशिप की बिगिनिंग है, ना सिर्फ दूसरों के साथ बल्कि खुद के साथ भी। So you must think about this. If today's conversation reminded you of someone, don't just send them this video. Maybe give them a call. Maybe have a conversation. Because sometimes people don't need advice. They don't need to be told they're wrong. They simply need someone who can look beyond their behavior and recognize the fear that's been hiding underneath it all along. And before you leave, I'd love to ask you one question. Have you ever realized this feeling of insecurity in your reactions? Leave it in the comments below. I genuinely read them and I'd love to know what resonated with you the most here. If this episode made you pause, reflect, or look at someone with a little more empathy, do consider sharing it with someone who might need it too. And guys, yes, please go watch the 2 movies and come back here to share your thoughts. I'll be waiting. Until next time, be a little kinder to the people around you and actually yourself too. That's important. Because maybe the strongest people aren't the ones who never feel insecure. They are the ones who have the courage to recognize it. This is Dear Unconventionals, and I'll see you guys in the next one. Take care.